जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का उदय। और इस मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने में चाणक्य की क्या भूमिका थी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में सिकंदर का एक सपना था कि वो विश्व विजय प्राप्त करे, लेकिन ये उसका सपना कैसे टूटता है। साथ में सिकंदर का भारत आना और किन परिस्थितियों के कारण भारत से वापस जाना, इन सभी को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत के किन किन पड़ोसी देशों में था। अब जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, भारत के अलावा जो मौर्य साम्राज्य है, हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें या हम अफ़गानिस्तान की बात करें, साथ में अगर हम भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, इसके साथ में बांग्लादेश, वो तो मान लो 1972 में बना है, साथ में म्यांमार का भी कुछ पार्ट है। तो इन सभी पड़ोसी देशों में मौर्य साम्राज्य का ही अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक शासक ने ये अधिकार जमाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक आता है। तो ऐसे चल के बहुत सारे प्रतापी राजा हैं जिन्होंने अपना पद पर रहते हुए बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए। ठीक है, तो चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे होता है। इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले ही मौर्य साम्राज्य को खड़ा कर दिया या इसकी स्थापना कर दी। चाणक्य का इसमें बहुत ही बड़ा रोल था। चाहे इनका प्रतिशोध की भावना कह लीजिए या एक गुरु के बारे में कह लीजिए, क्योंकि चाणक्य के बारे में हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है चाणक्य, या इनकी जीवनी के बारे में बात करें, इन्होंने पुस्तक अर्थशास्त्र भी लिखी है जो अर्थशास्त्र से नहीं राजनीति शास्त्र से संबंध रखती है। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में, बहुत मजा आएगा उसमें। अगला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। अब देखिए, ऐतिहासिक सम्राट ऐसा तो है नहीं कि भाई इनसे पहले कोई राजा नहीं हुए थे, बहुत सारे राजा हुए। चाहे हम बिंबिसार की बात करें, घनानंद की बात करें, पद्मनंद की बात करें, तो बहुत सारे राजा हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको ऐतिहासिक राजा बोल दिया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये होता है कि ऐतिहासिक का मतलब ये है कि ऐसे साक्ष्य जो लिखित रूप से हों। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो एक पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस, और उस पुस्तक को लिखा है विशाख दत्त ने। तो ये पूरी की पूरी पुस्तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को डेडिकेटेड है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई भारत के पहले ऐतिहासिक जो सम्राट हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। साथ साथ में एक और भी कारण आता है कि इन्होंने भारत के पड़ोसी देशों पर भी अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ यानी कि वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो ये भी कारण हो सकता है इनको ऐतिहासिक सम्राट बोलने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख और शिलालेखों से मिलती है। हम आगे बिंबिसार के बाद में अशोक पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अशोक, क्योंकि वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं कि मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मौर्यों के बारे में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद में जो भी शासक आते हैं, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, बिंबिसार, अशोक, कुछ भी हो, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है ये जानकारी नहीं मिलती है। तो कई सारे इतिहासकार हैं, अपने अपने मतानुसार इन्होंने बताया है कि कैसा क्या रहा है। तो सबसे पहला मत आता है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताया गया है, जो मुरा नामक एक दासी के पुत्र थे। अब देखिए, मुरा ऐसा माना जाता था कि मुरा नंद वंश की सबसे सुंदर दासी थी, एक नई प्रजाति की थी ये। और इस मुरा को वहाँ के शासक ने पसंद कर लिया, भाई उससे शादी कर ली और उन्हीं से उत्पन्न हुए ये मौर्य लोग, ऐसा माना जाता है। बाद में जो मुद्रा राक्षस है किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी, जैसा मैंने आपको बताया। में इन्हें निम्न कुल का कहा गया है। साथ में जो बौद्ध परंपरा में इसे क्षत्रिय बताया गया है और जिनका निवास स्थान गोरखपुर के पास नेपाल की तराई में माना जाता है। तो ये तीन बिंदु जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना कि कहाँ पे किसने मौर्यों को क्या कहा है, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दें। नेक्स्ट आता है सिकंदर का आक्रमण क्या हुआ, कैसे हुआ और भारत से कैसे गया, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मेसोडोनिया साम्राज्य है, इसको मकदोनिया भी बोला जाता था। तो मेसोडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय, इन्हीं के पुत्र थे। सिकंदर ने अपनी विश्व विजय की एक रणनीति के तहत 20 वर्ष की अल्प आयु में ही कामनी साम्राज्य को विध्वंस कर दिया। अब देखिए, 20 साल का लड़का जिसके मन में एक सपना आता है कि हम विश्व विजय को प्राप्त करें, तो इसी सपने को पूरा करते हुए वो निकल पड़ता है और सबसे पहला इसके जो शिकार होता है वो कामनी साम्राज्य होता है, इसको हरा देता है। इसके बाद में क्या हुआ, 326 ईसा पूर्व में
बल्ख यानी कि बैक्टीरिया से भारत विजय के अभियान पर निकला। भाई क्योंकि आसपास के सभी साम्राज्य सिकंदर जीत चुका था, उसके बाद में सोचा कि चलो भाई भारत में थोड़ा सा मौज करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारा रुपया पैसा था। तो इसने भारत की ओर देखा और काबुल होते हुए उसने हिंदकुश पर्वत को, क्योंकि हिंदकुश पर्वत जो है वो हिमालय के पार आता है, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में पार किया, तथा तक्षशिला होते हुए भारत पहुंचा। तक्षशिला कहाँ पे है? वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार की। ठीक है, सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा और इसी दौरान झेलम नदी के तट पर पोरस के साथ युद्ध हुआ। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है कि सिकंदर ने भारत में सबसे पहले किसके साथ युद्ध किया, तो आपको बताना है पोरस के साथ में। और नदी कौन सी थी भैया? नदी थी आपकी झेलम, और झेलम का जो प्राचीन नाम क्या है? वो नाम है वितस्ता। इसीलिए इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट क्या है? इस युद्ध में पोरस की बहुत गंदे तरीके से हार हो गई। अब रीजन क्या था उसका? देखिए सिकंदर जो था वो एकदम अच्छे से आया था अपना प्रिपेयर होकर के। अब पोरस महोदय तो आराम से बैठे थे कि उनको डर तो था नहीं किसी चीज़ का कि भाई कोई शासक आक्रमण कर देगा आकर के, और साथ में जो सिकंदर के साथ में सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो है पोरस हार गए। लेकिन बाद में सिकंदर को तरस आया या कोई संधि हुई, कुछ भी हुआ, उसमें जितना साम्राज्य था पोरस का वो पूरा का पूरा पोरस को ही वापस कर दिया, उसने अपने साथ में नहीं लिया। नेक्स्ट क्या है? सिकंदर का अंतिम समय, यानी कि अंतिम समय में इसने क्या किया और भारत से वापस कैसे गया। सिकंदर लगभग 19 महीने भारत में रहा था, ये आप याद रखना, अवधि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। साथ में इसकी सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या था। अब अगर मान लो ब्यास नदी ना पड़ती तो स्थिति क्या होती आज के बारे में? सिकंदर दक्षिण भारत तक पहुंचता और दक्षिण भारत तक पूरा का पूरा साम्राज्य यानी कि पूरा का पूरा देश ये लूट लेता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उस समय मौसम था बारिश का, तो जब बारिश का मौसम होता है तो जो हिमालयी नदियां हैं वो और उफान पे आ जाती हैं, यानी कि बहुत सारा पानी उसमें आ गया। तो जो सिकंदर के साथ सैनिक थे उनके मन में डर आया, भाई अगर इसको पार करेंगे, मान लो हम बह गए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, भाई हमारा बीवी बच्चे कौन देखेगा। तो कुछ भी इनके दिमाग में आया होगा तो उन्होंने भाई सीधा मना कर दिया। और सिकंदर के भी दिमाग में आया कि भाई हम अकेले क्या करेंगे जा करके, अकेले हम कर क्या लेंगे भारत में जाके, ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेले हम सभी को जीत लेंगे। तो इसीलिए सिकंदर भी वहाँ से क्या हुआ, यू टर्न मान लिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसकी सेना ने ब्यास नदी के आगे, ये नदी याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो आपको बताना है ब्यास नदी, इनकार कर दिया। इसके बाद कई छोटे साम्राज्य को जीतते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा, यानी जीतते हुए, यानी कि जो भाई यू टर्न लिया, छोटे मोटे जो साम्राज्य पड़े उसको मारते तोड़ते हुए साथ में निकल गया। और जैसे ही सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा तो वहां से अपनी सेना का कुछ हिस्सा समुद्री मार्ग से और शेष हिस्सा जो भी बचे लोग वो स्थलीय मार्ग से स्वदेश भेज दिया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचकर, यानी जो आप उसका एक ग्रह देश था बोल सकते, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, बेबीलोन पहुंचकर उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए बेबीलोन जगह का नाम था, साथ में 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन की संधि होती है। भाई 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई और ठीक एक साल के बाद में 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन की संधि होती है। अब बेबीलोन की संधि किस कारण हुई थी? जो भी साम्राज्य सिकंदर के द्वारा जीते गए थे वो साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसलिए बेबीलोन की संधि की गई थी। तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब सिकंदर वापस गया था भारत से तो एक भारतीय दार्शनिक थे कालानास। अब कालानास को कालस्थनीज के नाम से भी जाना जाता है, उनको साथ में ले गया था। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भाई सिकंदर किस भारतीय दार्शनिक को साथ में ले गया था, तो आपको बताना है उसका नाम क्या था, वो कालानास या कालस्थनीज था। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं चाणक्य के बारे में। वैसे भी हम चाणक्य को अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे दें इनके जन्म, मृत्यु और माता पिता के बारे में। इनके अन्य नाम थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब देखिए ऐसा नहीं कि ऐसे एट रैंडम नाम रख लिए,
हर नाम का एक मतलब था और इन मतलबों का हम आप आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनके नाम पड़े। इनके पिता का नाम था चड़क, इनके प्रथम गुरु राधा मोहन थे, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में। देखो नालंदा की बात करें, नालंदा आपका बिहार में पड़ता है और तक्षशिला आपका भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र के साथ में यानी कि इसका संबंध जो था वो अर्थशास्त्र से नहीं था, राजनीति शास्त्र से था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मौर्य साम्राज्य के सह संस्थापक थे। अगर हम यूँ कहें कि अगर चाणक्य ना होते तो शायद मौर्य साम्राज्य की स्थापना ना हो पाती। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू रहा चाणक्य के बारे में, सिकंदर के बारे में और थोड़ा सा आपका मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।